जावेद मेरे पति हैं, मेरा धर्म है, वो मेरा प्यार है। सिलसिला फिल्म के ये डायलॉग असल में जया बच्चन की निजी जिंदगी में भी गूंजे थे और यह बात किसी से छिपी नहीं है कि उनकी और अमिताभ की जिंदगी में रेखा की एंट्री भी हूबहू कुछ इसी तरह हुई थी। लेकिन हम यहाँ जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो सिर्फ अमिताभ तक सीमित नहीं है। विवाहेतर संबंधों की यह दास्तां बच्चन की पृष्ठभूमि और गहरे अतीत में भी चस्पा रही है और मौजूदा पीढ़ी भी इसके स्याह धब्बों से बची नहीं है। यह बात सुनी सुनाई नहीं बल्कि खुद इसी परिवार के प्रामाणिक दस्तावेजों के हवाले से बताई जा रही है। कुछ बातों का खुलासा फर्स्ट बी यानी अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन ने खुद अपनी जीवनी में किया है, तो कुछ वर्षों पुराने न्यूज और इंटरव्यूज में देखने सुनने को मिलते हैं। कहानी की शुरुआत हम साल 1952-53 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से करते हैं, जहां अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी करने गए थे और इलाहाबाद के अपने घर में छोड़ गए थे पत्नी तेजी और 2 बच्चे अमित और बंटी। वो परिवार के लगातार संपर्क में थे, लेकिन तब मोबाइल और वीडियो कॉल का जमाना नहीं था और संपन्न लोगों की फास्ट मैसेजिंग का जरिया भी चिट्ठी या तार ही थे। ऐसे में 2 साल की जुदाई क्या गुल खिलाने वाली थी, इसकी भनक खुद बच्चन दंपत्ति को नहीं थी। तब तक बच्चन ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 10 साल की टीचिंग कर ली थी और साथ ही कवि सम्मेलनों से लेकर रेडियो तक अपनी पहचान बना ली थी। लेकिन तब भी माली हालत ऐसी नहीं थी कि वे लंदन में 2 साल तक रहने और शोध करने का खर्च उठा सकें। इसके लिए उन्होंने शिक्षा मंत्रालय से लेकर सरकारी विभागों के चक्कर काटे, मगर काम आई प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से इलाहाबाद की पुरानी जान पहचान। बच्चन तब दूसरे भारतीय थे जो किसी अंग्रेजी पोएट पर पीएचडी करने वाले थे और नेहरू ने उनके साथ पहली मीटिंग में ही अपने सेक्रेटरी को आदेश दे दिया कि बच्चन के रिसर्च के लिए 8,000 रुपए का ब्लॉक ग्रांट जारी कर दिया जाए। तब व्यवस्था ऐसी थी कि 5,000 रुपए से ज्यादा करेंसी लेकर लंदन नहीं जा सकते थे। ऐसे में बाकी रकम भारतीय दूतावास के मार्फत किस्तों में मिलनी थी। लंदन की जमीन पर उतरते ही बच्चन को एहसास हो गया कि रोजमर्रा की जरूरतें उनके अंग्रेजी कवि W.B. यीट्स की कविताओं से कठोर और उनके आकलन से कहीं अधिक बड़ी थीं। बहुत किफायत में रहकर भी आर्थिक तंगी सिर उठाने लगी थी। रिसर्च पूरा होने को था लेकिन पैसा घटने लगा। बच्चन को लगा कि उन्हें खाली हाथ ही भारत लौटना पड़ सकता है। इसी बीच प्रधानमंत्री नेहरू का लंदन दौरा होता है, जिसमें उनका कैम्ब्रिज विजिट भी था। बच्चन ने उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन ये वो नेहरू नहीं थे जिन्होंने कुछ महीने पहले ही बड़े स्नेह से उनके रिसर्च प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया था। उनकी आंखों में तल्खी थी। दोनों की खड़े खड़े ही छोटी सी मुलाकात हुई और नेहरू जी पूछ बैठे, तुम अभी तक यहीं हो? पहले तो इतने दिन ठहरने का इरादा नहीं था यहाँ। मैंने तो तुम्हारे बारे में कुछ और ही बातें सुनी हैं। बच्चन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें इसकी भनक तो थी, लेकिन ये बातें प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंच जाएंगी, इसका भरोसा न था। वो नेहरू से सिर्फ इतना कह पाए कि सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी जीवनी में यह दावा किया है कि उनके एक NRI दोस्त और इलाहाबाद के कुछ जलनशील लोगों ने यह अफवाह उड़ाई थी कि बच्चन इलाहाबाद की एक मुस्लिम महिला के साथ लंदन में रोमांस कर रहे हैं और दोनों जल्द शादी करने वाले हैं। यह भी कि बच्चन और पत्नी तेजी के रिश्ते लगभग तलाक की हद तक जा चुके हैं। बच्चन ने तो इसे झूठ ही बताया, लेकिन माना कि इसने उनकी जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया था। हालांकि तेजी की ओर से कोई प्रतिरोध सामने नहीं आया, लेकिन उनके साहित्यिक गलियारे में अफवाहों का बाजार गर्म ही रहा, जिसे ठंडा होने में समय लगा। आगे चलकर तेजी को लेकर भी अफवाहें उड़ी, जिसकी जद में खुद प्रधानमंत्री नेहरू भी आए। तेजी हरिवंश राय बच्चन की दूसरी पत्नी थीं। पहली पत्नी श्यामा के लंबी बीमारी से मरने के 5 साल बाद 1941 में उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज में पढ़ाने वाली पंजाबी सिख तेजी सूरी के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। किशोरावस्था में हरिवंश को अपने दोस्त करकल की पत्नी चंपा से प्रेम हो गया था, जिसके चलते वह हाई स्कूल के एग्जाम में फेल हो गए थे।
यही नहीं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाने के दौरान एक ईसाई महिला से घनिष्ठता की बात भी उन्होंने स्वीकार की है। उनके इसी बेबाकीपन ने कुछ करीबियों और रिश्तेदारों को उनके चरित्र हनन का हथियार थमा दिया। लेकिन बच्चन जब पीएचडी के साथ भारत लौटे तो हवा का रुख बदल चुका था और किस्मत उनका इंतजार कर रही थी। पंडित नेहरू ने उन्हें इलाहाबाद से दिल्ली बुला लिया और विदेश मंत्रालय में हिंदी के प्रोत्साहन के लिए एक बड़ा ओहदा दे दिया। सैलरी और सुविधाएं इलाहाबाद की प्रोफेसरी से कई गुना ज्यादा थीं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने उनकी हिंदी और योजनाओं को ज्यादा भाव नहीं दिया। इन सबके बावजूद पंडित नेहरू की सरपरस्ती बच्चन पर बनी रही। उन्हें बड़ा बंगला भी अलॉट हो गया और जब बच्चन ने शेक्सपियर के नाटकों का हिंदी अनुवाद किया तो उनके मंचन के लिए नेहरू ने उनकी उम्मीदों से कहीं बड़ी रकम उनके हाथ में रख दी। साल 1958 में मैकबेथ का मंचन हुआ, जिसमें उनकी पत्नी तेजी बच्चन ने लेडी मैकबेथ का रोल किया। अगले नाटक ओथेलो की इस तस्वीर में तो आप 16 साल के अमिताभ को भी मां के साथ एक्टिंग करते देख सकते हैं। इन दोनों नाटकों की दर्शक दीर्घा में प्रधानमंत्री नेहरू भी मौजूद थे। आगे चलकर लोगों ने नेहरू और तेजी को भी नहीं बख्शा और उनके कथित रिश्तों के कीचड़ अमिताभ की शक्लो सूरत पर भी उछाले गए। लेकिन यहाँ इन अफवाहों की गहराई में नहीं जाएंगे और सिर्फ लिखित या रिकॉर्डेड दस्तावेजों से जाहिर बातें ही आपको बताएंगे। इसके पहले कि हम अमिताभ के विवाहेतर संबंधों और अजिताभ के लंदन में पत्नी से अलग रहने की बातों पर जाएं, एक बार फिर बच्चन की लेखन के हवाले से ही उनके खानदानी रंगमिजाजी को परखने की कोशिश करेंगे। बच्चन ने अपनी जीवनी में लिखा है कि उनके परदादा मिट्ठूलाल कंपनी सरकार में इलाहाबाद शहर के नायब कोतवाल थे और उनके खर्चे पर चौक के 2-3 कोठे आबाद थे। यानी नायब साहब ने राजसी ठाट बाट के साथ कोठेवालियों पर भी खूब पैसे लुटाए थे। बहरहाल हम लौटते हैं हरिवंश बच्चन की अगली पीढ़ी यानी अमिताभ और रेखा के रिश्तों पर, जो शायद आपके लिए नया न हो, लेकिन समय के साथ इस प्रकरण में कई खुलासे हुए। कई मौकों पर अमिताभ और रेखा ने आड़ी तिरछी भाषा में ही यह स्वीकार किया कि उनके बीच संबंध थे। हमको मोहब्बत है। मीडिया में भी इसे लेकर इतना कुछ कहा लिखा गया कि रोमांटिक फिल्मों के एक्सपर्ट यश चोपड़ा ने दोनों के रिश्तों पर सिलसिला जैसी सुपरहिट फिल्म बना डाली। लव ट्रायंगल में जान डालने के लिए उन्होंने जया बच्चन को भी इसमें काम करने के लिए मना लिया। 70-80 के दशक में सिनेमा के भगवान की हद तक लोकप्रियता पा चुके अमिताभ के लिए देवदासियों की कभी कमी नहीं रही। उनका नाम जीनत अमान, परवीन बॉबी, स्मिता पाटिल और यहाँ तक कि एक विदेशी महिला के साथ भी जुड़ा। जया ने कभी अमिताभ के विवाहेतर संबंधों पर खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके सियासी दोस्त अमर सिंह ने एक इंटरव्यू में यह खुलासा कर सनसनी मचा दी थी कि जया और अमिताभ वर्षों से अलग अलग रह रहे हैं। हरिवंश के दूसरे बेटे और अमिताभ के छोटे भाई अजिताभ की वैवाहिक जिंदगी भी अछूती नहीं रही। वह लंदन में अपनी 3 बेटियों और एक बेटे की मां यानी पत्नी रमोला के साथ वर्षों से ओपन मैरिज या कह लें कि लगभग तलाक के साथ अलग रह रहे हैं। इनके रिश्तों में आग तब लगी जब अमिताभ और अजिताभ को बोफोर्स के आरोपों से बरी कराने वाले लंदन के नामी वकील सरोस जयवाला ने आरोप लगाया कि अजिताभ ने उनकी दोस्ती का फायदा उठाकर उनकी पत्नी के साथ नाजायज रिश्ते बनाए और उनका तलाक भी करवा दिया। इस कांड ने अजिताभ और रमोला के अलगाव को तलाक की हद तक ला दिया। नई पीढ़ी के अभिषेक और उनकी पत्नी ऐश्वर्या की जिंदगी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलने जैसी अटकलें अरसे से सुर्खियों में रही हैं। इसी तरह श्वेता बच्चन और निखिल नंदा के एक साथ नहीं दिखने पर भी टीका टिप्पणी होती ही आई है। हालांकि इन दोनों ही जोड़ों में से कभी किसी ने अंदर की बातें सार्वजनिक नहीं की और लगभग वैसी ही समझदारी दिखाई जो पेरेंट्स ने किया। इनसे एक कदम आगे जाकर अजिताभ के इकलौते बेटे भीम बच्चन ने 40 पार होने के बाद भी अभी शादी नहीं की है। बहरहाल उम्मीद करनी चाहिए कि नई पीढ़ी की वैवाहिक जिंदगी में कोई तूफान न आए और न ही अतीत के किस्से दोहराए जाएं।